चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा, प्रीवियसली वी हैव कंप्लीटेड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्या इशू ऑफ शेयर्स, राइट। फिर हमने पढ़ा था इशू पार पे इशू होता है, सॉरी, शेयर्स पार पे इशू होते हैं, प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं, और डिस्काउंट को लेके भी हमने कुछ बेसिक सिचुएशन अंडरस्टैंड किया था। पढ़ के आए हैं आप लोग? हाँ। चलिए, आज हमें डिस्कस करना अलॉटमेंट। एक बड़ा ही अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट होता क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है बेटा, लीगैलिटी में हम बाद में जाएंगे। पहले हम अलॉटमेंट को समझ लेते हैं, ठीक है। हेलो, सुन रहे हो तुम लोग? देखिए, हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ अलॉटमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज अबाउट अलॉटमेंट। क्या बेटा? अलॉटमेंट, ठीक है। बोलो। आप लोगों ने सेक्शन 23 पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर। पढ़ा था? क्या पढ़ा था सेक्शन 23 में? जनरली कंपनी क्या कर सकती है, शेयर्स इशू कर सकती है, किसको? पब्लिक को। करती है ना? हाँ, तो उसी कॉन्टेक्स्ट को लेके बेटा एक सिचुएशन है अलॉटमेंट का। किसका बेटा? अलॉटमेंट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अलॉटमेंट, कि बेसिकली अलॉटमेंट होता क्या है। सपोज यहाँ पर एक कंपनी है, irrespective the facts whether it is public company और प्राइवेट कंपनी, ठीक है। इट कैन बी ए प्राइवेट और इट कैन बी ए पब्लिक। ये सेक्शन दोनों ही कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा इशू लेके आ रहे हैं। हालांकि प्राइवेट प्लेसमेंट को लेके अलॉटमेंट के रूल्स थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब सर, कंपनी क्या कर रही है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। कंपनी ने शेयर्स इशू किए, या सबसे पहले कंपनी ने इशू किया क्या बेटा, एक डॉक्यूमेंट जो कंटेन करता है डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट इशू एंड अबाउट कंपनी एंड इशू, ठीक है। बोलो। और ये हम बेसिकली मान लो पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, तो सपोज दिस इज पब्लिक, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेटा डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, किसको? पब्लिक। किसको इशू करते हैं? क्यों? ठीक है। तो सर, ये जो डॉक्यूमेंट आपने इशू करा है ना, इस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते थे? प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते थे बेटा? प्रोस्पेक्टस। अच्छा जी। अब इस प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे जो पब्लिक होती थी ना, वो अप्लाई करती थी शेयर्स के लिए। किसको लेके बेटा? शेयर्स को लेके, जिसमें उसको पेमेंट करना होता है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। क्या पे करना होता है बेटा? एप्लीकेशन मनी आप बेसिकली पे करते हो, ठीक है। बोलो जी। हाँ। और इसी को हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बेटा? हालांकि आज के डेट में बेटा ये कोई एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट पब्लिक इशू में नहीं होता जनरल। सारा पैसा बेटा, आप सारा 100% पैसा किसमें कंपनी को दे देते हो बेटा? एप्लीकेशन मनी में ही सारा पैसा चला जाता है। ये थ्योरेटिकल सिचुएशन बच गया है कि एप्लीकेशन मनी दैट इज अलॉटमेंट मनी, दैट इज फर्स्ट कॉल, दैट इज सेकंड कॉल, ये सब आपके अकाउंटिंग लेवल के लिए है। प्रैक्टिकली बेटा आज के डेट में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली बेटा 100% पैसा किसमें चला जाता है? एप्लीकेशन मनी में ही चला जाता है। बट हम मान के चलेंगे, क्योंकि कंपनी एक्ट ने कुछ स्पेसिफिक लिमिट दे रही है बेटा, कि कितना अमाउंट एप्लीकेशन मनी में आना चाहिए। अगर आपको दो कंडीशन है बेटा, अब सुनो, यहाँ ध्यान से सुना सिचुएशन में क्या होता है। भाई, अभी क्या शेयर्स पब्लिक को मिल गए? नहीं। अभी शेयर्स के लिए सिर्फ क्या करा गया है? अप्लाई किया गया है, शेयर्स मिले नहीं। अच्छा, इसमें दो चीजें हमको दिख रही है। सबसे पहला क्या? एक तो सब्सक्रिप्शन कितना हुआ हो, दूसरा एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है नहीं हुई है। इस पे डिपेंड करता है अलॉटमेंट होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो दोनों चीजें हो गई है, तो कंपनी क्या करती है पब्लिक को? कंपनी बेटा इनको शेयर्स प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? अच्छा, ये जो शेयर्स है ना, फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं। ये जो शेयर्स पब्लिक को मिल रहा है, ये पहली बार क्या आ रहा है बेटा?
फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आ रहा है, या फिर यू कैन से बर्थ ऑफ शेयर्स। मतलब शेयर्स का यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, बर्थ हो रहा है, जन्म हो रहा है, राइट। बोलो बच्चों, यानी कि फर्स्ट टाइम हमारा जो शेयर्स है वो एग्जिस्टेंस में आ रहा है। तो जब शेयर्स फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आता है, ध्यान से सुनना बच्चे, इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, अलॉटमेंट। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं, जब पहली बार शेयर्स किस में आएगा बेटा, एग्जिस्टेंस में। किस में आएगा, एग्जिस्टेंस में। ये यू कैन से बर्थ ऑफ शेयर्स। क्या कह सकते हैं बेटा, बर्थ ऑफ शेयर्स में, मतलब पहली बार शेयर्स का जन्म हो रहा है, इससे पहले उस शेयर्स की कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, सो दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, आप लोगों ने कौन सा पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग में, री इशू का। फॉर फ्यूचर के बाद हम शेयर्स क्या कर रहे होते हैं, री इशू कर रहे होते हैं, री इशू ऑफ शेयर्स। अच्छा, शेयर्स को री इशू करना क्या अलॉटमेंट है। ध्यान से सुनना, मैंने मान लो अंजलि को शेयर्स इशू करे थे, इसने पेमेंट नहीं किया, मैंने इसके शेयर फॉरफिट कर लिए। क्या कर लिया, अब मैंने वो जो शेयर्स मैंने फॉरफिट करे वो वापस से किसको इशू कर दिया। तो क्या जो मैंने प्राची को शेयर्स इशू करे हैं, क्या उसमें मैं प्राची को अलॉटमेंट कर रहा हूँ। बोलो भैया क्यों। आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर आप ये बोलते हो कि री इशू इज नॉट अलॉटमेंट, दैट मीन्स आरओसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमने अलॉटमेंट किया है। अलॉटमेंट की इंटीमेशन जाती है आरओसी को पास थ्री में, फॉर्म पास थ्री में अलॉटमेंट की क्या जाती है। अगर आप ये कह रहे हो सर री इशू अलॉटमेंट नहीं है, उस केस में बेटा फिर आरओसी को हम बताएंगे नहीं, पास थ्री फाइल नहीं करेंगे। पास थ्री तभी जाएगा जब अलॉटमेंट होगी। बताओ री इशू अलॉटमेंट है या नहीं। बेटा री इशू अलॉटमेंट है या नहीं है, ये बताओ बस खाली। कितने लोग बोलते हैं री इशू अलॉटमेंट नहीं, मतलब अलॉटमेंट नहीं है तो उसका मतलब इंटीमेशन मिल जाएगा। पक्का, श्योर, घबरा गया ना। एग्जाम में जितना मर्जी डराए, अपनी बात पे अडिग रहना। ये क्या नहीं है बेटा, अलॉटमेंट नहीं, नॉट अलॉटमेंट, क्योंकि भैया शेयर्स ऑलरेडी इशू हो चुका है, ऑलरेडी अलॉट हो चुका है, एग्जिस्टेंस में आ चुका है। एग्जिस्टेंस में आया हुआ शेयर्स अगर दोबारा इशू हो रहा है तो उसको सेल बोलेंगे भैया, वो क्या नहीं है, अलॉटमेंट नहीं है। अलॉटमेंट इज फर्स्ट टाइम जब शेयर्स, याद रखना है इसको, जब पहली बार शेयर्स एग्जिस्टेंस में आता है उसको हम क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट। बट अलॉटमेंट की कुछ कंडीशंस है, ऐसा ही नहीं है कि आप मुंह उठा के अलॉटमेंट कर दोगे। ठीक है, तो जब अलॉटमेंट कंपनी करेगी तो उसको लेके कंपनी को एक सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा, सेक्शन 39 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। और इसमें कुछ सेबी के रूल्स भी हैं। किसके रूल्स है बेटा, सेबी के। अगर सेबी के रूल्स नहीं पढ़ोगे तो प्रॉपर क्लैरिटी इसमें नहीं होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बोलो, तो कॉन्सेप्ट ऑफ अलॉटमेंट समझ में आया, ले बस। बात नहीं बेटा, ये क्या घर से निकले थे क्या तुम। कल क्या कह रहे थे, मैं लेट नहीं होती ना, अभी आऊंगा। हो गया।
टाइम क्या हो रहा है? लेट कैसा हो रहा है? उधर बैठो पीछे। निधि के साथ। आज से निधि तुम्हारे दोस्त है, ठीक है? ये तो पिटेगी। मम्मी आई नहीं अभी तक? कब आएंगी? वाह। अभी तुम घर पे फिर कौन कौन हो? कौन कौन हो घर पे अभी? मौसा। मम्मी और मौसी जाके चिल कर रहे हैं। तुम्हारे तो पिटेगी। कोई पिटे ना पिटे, मुझे तो पिटेगी। कल बहुत एटीट्यूड के साथ बोल रहे थे ना। मैं आज तक लेटी हूँ इसे। वैभव की नजर लगी है उसकी। वैभव, तेरी नजर लगी है उसको। देखो दोस्तों, सेक्शन 39 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिसको हम रीड करेंगे किसके साथ? रूल 12 ऑफ कंपनी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट रूल 2014, जो डील करता है किसके साथ बेटा? अच्छा, यहाँ पर मैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूँ क्या? किसकी बात कर रहा हूँ? यानी कि सेम रूल एप्लीकेबल टू शेयर्स, टू प्रेफरेंस शेयर्स, टू डिवेंचर एक्सेट्रा, और भी जो सिक्योरिटीज है सबके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल होने वाला है। ठीक है? तो यहाँ पर हम सिक्योरिटीज की अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा, तो बेसिक रूल्स क्या कहता है अलॉटमेंट का, देखिए। कहते हैं सर, अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी ऑफर टू किसको बेटा? पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन शेल बी मेड, क्या लिखा हुआ है? ओनली, मतलब कंडीशन है भैया, अलॉटमेंट तभी करोगे when the amount stated in prospectus as the minimum amount has been subscribed and payable on application for amount stated have been paid to and received by company by check या फिर other instrument। सर क्या मतलब है इसका? देखो सर, बेसिक कंडीशंस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कंसेंट्रेशन से, ठीक है? तो मैं प्राइमा कंडीशंस की बात करूं, किसकी? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज की। किसकी बेटा? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी जब हम बात करते हैं, तो ये कहता है भैया दो कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है। पहले दी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? अलॉटमेंट के लिए दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना क्या है? जरूरी है। टू कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड या सेटिस्फाइड। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं बेटा? अलॉटमेंट कर सकते हैं। सुनो, एक है बेटा हमारे पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या बेटा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है वो रिसीट हो जाना चाहिए। ठीक है? दूसरा एक होता है एप्लीकेशन मनी। क्या होता है जी? एप्लीकेशन मनी। और ये भी रिसीट हो जाना चाहिए ऑन टाइम। राइट? तो इनकी कह रहा है सर दो चीजें। पहला क्या बेटा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। दूसरा क्या? एप्लीकेशन मनी मस्ट बी रिसीड। मतलब ये क्या हो जाना चाहिए बेटा? रिसीट होना चाहिए। अगर ये रिसीट नहीं हुआ है, तो भैया फिर क्या नहीं होगा? अलॉटमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर ये रिसीट हो गया है, तभी हम क्या कर सकते हैं बेटा? अलॉटमेंट कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है सर, ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है ये क्या है, और जो ये एप्लीकेशन मनी है ये क्या है? राइट? अब यहाँ पे अगर मैं सेबी और कंपनी एक्ट की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? एक हमारे पास है कंपनीज एक्ट 2013, उसके प्रोविजन क्या कहते हैं सर? और एक है बेटा सेबी की रेगुलेशंस। किसके रेगुलेशन बेटा? सेबी की रेगुलेशन। राइट? तो कंपनीज एक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन को लेके क्या कहता है? कंपनीज एक्ट कहता है बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट है जो कि स्पेसिफाइड किया गया है। क्या किया बेटा? स्पेसिफाइड किया गया है बाय
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कहाँ पे? इन प्रोस्पेक्टस। मतलब जो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है तो उस प्रोस्पेक्टस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सब्सक्राइब का अमाउंट बता दिया है कि हमें इतना पैसा का रिसीट हो गया, तो वो हमारा क्या बन जाएगा बेटा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। हेलो, नहीं आया समझ में? आया? अच्छा। दूसरी ओर बेटा ये बताता है एप्लीकेशन मनी को लेकर। किसको लेके बेटा? एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए। तो भैया अगर मैं इसकी बात मानूं तो सिंपल सी बात है, कहता 5% ऑफ जो भी आपका प्राइस है वो आपका रिसीट हो जाना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एप्लीकेशन। सर मैं तो लेट होती ही नहीं। आज तक लेट नहीं हुई सर। आ जाओ आ जाओ। रेडी। आ जाओ आ जाओ। तो ये वैसे भी क्या कर लेगी? ये बात चुकी है वो। आ जाओ। ठीक है। तो 5% इश्यू प्राइस आपका क्या आपका जो प्राइस है उसका 5% आपको क्या हो जाना चाहिए बेटा? रिसीट हो जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? समझ आए? बोलोगे? नहीं बोलोगे? ठीक है। तो इसको ना नॉमिनल वैल्यू लिख लेते हैं। नॉमिनल वैल्यू पता है ना आपको? ठीक है। अच्छा जब मैं सेबी की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? सेबी। तो सेबी कहता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या बेटा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो अमाउंट है वो होना चाहिए टोटल इशू का कम से कम कितना? 90%, राइट, ऑफ टोटल इशू साइज। मतलब भैया जो आपका इशू साइज है उसमें से 90% आपको रिसीट हो जाना चाहिए। कितना परसेंट बेटा? 90%। गेटिंग माई पॉइंट? बोलो यार। हाँ जी। दूसरा, एप्लीकेशन मनी को लेके सेबी क्या बोलता है? कह रहा जी एप्लीकेशन मनी 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू रिसीट हो जाना चाहिए। हेलो, अब सुनो, यहाँ पे तो स्पेसिफिक अमाउंट है नहीं, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या बोला बेटा कि भैया वो अमाउंट जो स्पेसिफाई करेंगे कौन? बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कहाँ पे? वो हमारा क्या हो जाएगा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और सेबी क्या बोलता है बेटा? टोटल इशू साइज का 90% रिसीट हो जाना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन मनी कितनी है बेटा? 5 रुपए, सॉरी 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। और सेबी के हिसाब से कितना है? अच्छा, किसको फॉलो करें? कंपनी रेट को या सेबी को? सेबी को फॉलो करेंगे जी, क्योंकि सेबी बड़ा एक्ट है ना? पेट भर ये कान के भी एक। हाँ वो तो। हाँ। अच्छा। ओके। अब जरा सुनो ध्यान से यहाँ पे। मैनी स्टूडेंट थिंक दैट कि सेबी क्या है? एक बड़ा एक्ट है। कंपनी रेट क्या है? छोटा एक्ट है। भाई, लॉ छोटा बड़ा, यू हैव टू फॉलो एवरी लॉज। आपको हर लॉ फॉलो करना पड़ेगा। आपने ना 11th या 12th क्लास में पढ़ा होगा 90% सब्सक्रिप्शन। पढ़ा होगा ना? आपके काउंसलर सर ने बोला होगा जरा 90% सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए तभी अलॉटमेंट होगा। है जी। 90% सब्सक्रिप्शन कहाँ से? कंपनी से? नहीं, कहाँ से? सेबी से। तो अब यहाँ पे जब भी ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस आ जाए जहां पे हमें लग रहा है कि यार ये तो परिस्थिति फंस गई, हम सेबी को फॉलो करें या फिर कंपनीज एक्ट को, कंफ्यूजन आ गया ना, तो भैया यहाँ पे हमें एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। किसको फॉलो करना पड़ेगा? रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। हमें दोनों लॉ को अप्लाई करने पड़ेंगे। किसको अप्लाई करना पड़ेगा? दोनों लॉ। प्रश्न आता था दोनों कैसे? एक एग्जाम्पल करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या सुनिएगा? अच्छा तुम लोगों ने ना बचपन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, एप्लीकेशन फर्स्ट और जो भी है, वाहियात कॉन्सेप्ट, ठीक है।
इधर देखो, आपने ना वहां पे एप्लीकेशन मनी में मोस्ट ऑफ टाइम क्या लिखा होगा? 90% क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? लीगलिटी, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। मिनिमम ₹2 अगर एप्लीकेशन में आ रहा है, फिर अलॉटमेंट पॉसिबल ही नहीं है दोस्त। कैसे प्रूफ करते हैं, देखो। सुनिएगा ध्यान से, मैं एग्जाम्पल से आपको इस चीज को क्लैरिटी के साथ करवाऊंगा, ठीक है? सुनिए दोस्तों, मैंने बोला जी, यहाँ पे एक कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, और उसका जो इशू साइज है, आई होप सो यू अंडरस्टैंड इशू साइज क्या होता है। वो है 100 करोड़ का। कितने करोड़ का? 100 करोड़ का। ठीक है। अच्छा, इसमें से मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए बेटा? हाँ जी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन उल्लू। मैंने भी बोला। अरे, आटा चावल ले रहा है। अच्छा सुनो ध्यान से, अगर देखेंगे ध्यान से, पब्लिक कंपनी है, आप बताओ। लिस्टेड है, लिस्टेड, आप बताओ। सही। मतलब दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है सेबी का, वो रहेगा हमेशा। अब देखो ध्यान से, मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि हमें ना कम से कम 98 करोड़ रुपए मिले, तो ही हम अलॉटमेंट करेंगे। अदरवाइज भैया हमें कोई फायदा नहीं है। हमें कितना पैसा मिलना चाहिए? 98 करोड़ रुपीस मिलेगा। यानी कि इन्होंने बता दिया क्या? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या बता दिया? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। किसने बताया? अच्छा, वहीं पे दूसरी ओर सेबी कह रहा है कि अगर 90% भी आ चुका है, 90% और 100 करोड़ कितना हो जाएगा? 90 करोड़। तो हम क्या मान लेंगे उसको? सब्सक्रिप्शन आ चुका है, अलॉटमेंट। ये है लिस्टेड कंपनी। क्या है बेटा? अब मान लो कंपनी को मिले ओनली 90 करोड़। कितने मिले बेटा? यानी कि जो कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीड हुआ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या हुआ बेटा में रिसीड हुआ, वो कितना हुआ? 90 करोड़। तो क्या यहाँ पे अलॉटमेंट होनी चाहिए? हाँ जी बेटा। कितने लोग कहते हैं यस अलॉटमेंट हो जाएगी? ऑफ कोर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? अलॉटमेंट हो जाएगा। यस और नो? हड्डियां तोड़ दो नालायक। कंपनी से क्या बोल रहा है? 98 करोड़। सेबी क्या बोल रहा है? राइट। अगर मैं 90 करोड़ पे मान जाता हूँ, मतलब 90% पे मान जाता हूँ, तो मैं तो तुमने कंपनी एक्ट को वायलेट कर दिया है। सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 को क्या कर दिया आपने? वायलेट कर दिया। तो किसी भी लॉ को वायलेट करोगे क्या? नहीं। तो क्या यहाँ पे प्रोविजन फॉलो हो पाएगा? अलॉटमेंट करोगे? नॉट अलाउड। यहाँ पर अलॉटमेंट अलाउड नहीं रहेगा, क्योंकि भैया कंपनी एक्ट वायलेट हो गया है। क्या वायलेट हो गया है? अच्छा, अब सुनो, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन 99 करोड़ रिसीड हुआ है, कितना रिसीड हुआ है? आए नहीं क्या भैया? सर आए नहीं अगर? इसको गंवा है। देखना पानी फेंक। अरे तुम बुला रहा हूँ से, हम शीशा खोल के। होता ना कॉमन सेंस, लड़कियों में होता है कहाँ? लड़का है तो है। नहीं, वो लड़की है। तो मैंने तुम्हें पता है, मुझे पता है। देखो देखो से, कितना आया? 99 करोड़। कितना आया? अच्छा। यहाँ पे कितना? 90% था। अच्छा, अगर 99 करोड़ आ चुका है, मतलब 98 रिसीड हो चुका है, तो क्या 90 अपने आप अप्लीकेबल हो गया है? तो सर यहाँ पे क्या अलॉटमेंट कर दोगे? यस, यहाँ पे अलॉटमेंट हो जाएगा। आपको समझ आ रहा है? मतलब सिंपल सी बात है। सिचुएशन क्या है कि भैया 90% या फिर जो सभी, सॉरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने स्पेसिफाई किया है,
उसमें से अमाउंट देखें। अच्छा, प्रोडक्ट ने बोला कि 80 करोड़ मिल जाएगा तो अलॉटमेंट कर देंगे। अब बताओ उसको मानोगे? फिर 90 करोड़ का कंडीशन मानना पड़ेगा, लेकिन फिर सेबी प्रिवेल कर जाएगा। क्या प्रिवेल कर जाएगा? सेबी प्रिवेल कर जाएगा, मतलब सिंपल सी बात है। अच्छा सुनो, प्रोडक्ट ने 80 करोड़ बोला, बोला ना? अच्छा, सेबी क्या बोल रहा है? 90 करोड़। अगर 90 करोड़ मान लिया तो 80 करोड़ अपने आप कंप्लाई हो गए। हाँ। अगर 98 करोड़ बोला है तो 98 करोड़ को मारा, क्या 90 करोड़ अपने आप कंप्लाई हो गया? तो इसमें दोनों ही लोग क्या हो रहे हैं बेटा, कंप्लाई हो रहे हैं। इसको बोलते हैं बेटा हम क्या, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। समझे? तो ये अमाउंट रिसीव हो गया, क्या अलॉटमेंट कर देंगे बेटा? हड्डियां तोड़ दूंगा ना। अभी एप्लीकेशन में देखेंगे ना। राइट, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है? 90%। है 90%। अब बोलो। 90% एज पर सेबी रूल्स और स्पेसिफाइड अमाउंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो जो भी प्रिवेल कर रहा है, डिपेंड करेगा सिचुएशंस पे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना पैसा मांग रहे हैं, सेबी के हिसाब से कितना पैसा चाहिए, उस हिसाब से अलॉटमेंट कर दीजिए। समझ में आए? बुझे कि नहीं बुझे? अब इधर देखो। अब आता है सर एप्लीकेशन मनी को लेके नियम क्या है। किसको लेके बेटा? एप्लीकेशन मनी को लेके भैया कंपनीज एक्ट 2000 क्या कहता है? ये कहता है भैया 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू लिया हो, ठीक है? और सेबी के हिसाब से अगर मैं बोलूं, 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, राइट? हेलो? या अब भाई नॉमिनल वैल्यू तो मान लो हमारे पास 10 रुपए है। नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 10 रुपया। तो एप्लीकेशन में एज पर कंपनी एक्ट कितना आना चाहिए? 5%, 0.5। बट फ्रैक्शंस वैल्यू तो होता नहीं है, तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे किसमें? तो 1 रुपए अगर मुझे एप्लीकेशन मनी में रिसीड हो रहा है तो जीरो। ठीक है? ओके। अगला क्या है? कितना आएगा? राउंड ऑफ होके कितना हो जाएगा ये? अब मुझे एक बात बताओ, किसको फॉलो करें? 1 रुपए का फॉलो करें, 3 रुपए की? क्यों? अगर हमने 3 रुपए कॉल कर लिए हैं फर्स्ट एप्लीकेशन मनी में, किसमें बेटा? तो क्या ये तो ऑटोमेटिकली कंप्लाई हो गया ना हमारा? कंपनी रेट कह रहा है 1 रुपए ले लो जी, और सेबी क्या कह रहा है, ना जी ना, कम से कम 3 आने चाहिए। तो अगर मैं 1 रुपए को फॉलो करता हूँ, सेबी फॉलो होगा क्या? नहीं होगा। अगर मैं 3 रुपए फॉलो कर लेता हूँ तो क्या ऑटोमेटिकली कंपनी रेट फॉलो हो गया? रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्टिव। हेलो? हाँ। तो सर दिस इज द सिचुएशन। इसलिए बेटा बचपन में जो आपने 2 रुपए की कहानी पढ़ी है ना, टोटली रॉन्ग है। मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए? 3 रुपए। 4 रुपए हो सकता है, 5 हो सकता है, पूरे 10 के 10 हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है सर, बट 3 रुपए से कम नहीं हो सकता है। टेन ही हो, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ रही बात? और अब तुम बोलोगे सर वो अनलिस्टेड कंपनी हुई तो? अबे भाई, अनलिस्टेड कंपनी शेयर इशू कर रही है पब्लिक को, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? वो लिस्टेड ना, सेक्शन 40 के हिसाब से उसको लिस्टिंग करवानी पड़ेगी अपनी। और लिस्टिंग कंपनीज के ऊपर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल हो जाएंगे। और आईसीडीआर कहता है कम से कम 25% आना चाहिए। समझ में आया? तो सर अगर ये पैसा आपको रिसीड हो गया है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया है, दूसरा एप्लीकेशन मनी रिसीड हो गई है, तो ही अलॉटमेंट किया जा सकता है। अदरवाइज अलॉटमेंट अलाउड नहीं है। पहले मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। चलो जल्दी करो। कोई दिखाने की जरूरत नहीं है लेट आने वाले को। हो गया? एक काम करना, तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, बुक्स कैसे बंटवारा करना। नहीं नहीं, 4 पर्ची बना लो, उसमें नाम लिख दो,
ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, पार्सलिटी नहीं होनी चाहिए। मैं करूंगा डिवीजन, ठीक है। एक काम करो, हाँ प्राची, पीछे वाला पन्ना फाड़ना। सबके साथ होगा। जल्दी कर। नहीं अभी करो। हाँ सुन लो। चारों में लिख देना शिवानी 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 शिवानी। चार पर्चे बनाओ। क्या बोलना क्या उससे लेकिन। पहले बोली लगेगी कंपनी लॉ की, फिर लगेगी कंपनी अकाउंट की। आज सेकंड ग्रुप के भी आ जाएंगी, और कल तुम लोग के भी आ जाएंगे भाई। नहीं इकट्ठा नहीं हुआ था ना वो, अलग अलग हुआ था। और शिपमेंट अलग हो जाती ना। जल्दी बना ना लाए, अपने नाम मत लिख दिया देगा। ज्यादा बोल रही है। बन गया। लो दो। पहले किसकी बोली लगानी, कंपनी लोगी। लो दो। और क्या, जो ससुराल में आया आपने। उठाएगा कौन, ड्राइवर उठाए। आ जाओ। देखो भाई, ये देखो कोई पार्सलिटी का इल्जाम ना लगा मेरे ऊपर। कंपनी ला निकाल लो बाहर। वैसे किसका नाम आता है। फिर ऐसे करूंगा। और दीवारें थोड़ी ना। देखो भाई, ये रहा ठीक है, कोई नाम नहीं लिखा हुआ, एंड लिखा हुआ, मैं रैंडम ये उठा देगा। ये उठा ले ठीक है। भाई साहब सोनाली। ये ले, इसको कम देना दे दो। आप निकालो जीआईएल। आप जीआईएल निकालो। बस 49 में आया है। शीतल, जीआईएल। देना उसको। आप बोले किसके लगाओ, अकाउंट्स की। शिवानी। ये लो। ये रहे। एसपीएल इसको दे दो। अभी बोली, अब इससे क्या होता है, इंसाफ होता है बोले हो। अभी ये क्या कर रहा है, पेपर वेपर नहीं दे रहा है क्या। पेपर नहीं दे रहा आज। कब जाओगे। कहाँ पड़ा है सेंटर तुम्हारा। बल्लभगढ़। मेट्रो से जाओगे, पढ़ते पढ़ते जाना आराम से, स्ट्रेस फ्री हो गया बिल्कुल। एक आध पानी का पैक लगा लेना। जस्सी ज्यादा तेरे साथ तो लगाएगा वो। तन्नूर उसके साथ में है, गाड़ी से।
दोनों कजन का साथ में पढ़ा है। ठीक है भाई। कूपन कोड्स। भाई स्टूडेंट थोड़ी हो। सीधा लिया, तुमने गलती कर दी ना। है। दोबारा करें। हमारे पास एक एक हफ्ते का वो अंतराल रहेगा बस, ठीक है। एक हफ्ता ठीक है। एक हफ्ते के बाद फिर चीजें चेंज हो जाएंगी। क्यों बता रही हो तुम? रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं इसको। रैंडम सैम्पलिंग 11th क्लास से स्टैटिक्स में पढ़ा हुआ आप लोग। लॉटरी सिस्टम। अंजलि कह रही फिर तो मेरे नसीब में कुछ नहीं आया। अरे सुनो, हर्षिता और नेहा और अंजलि, अच्छा तुम्हारे पास तो है ही। एडमिशन करा लो। एम्स की बुक आएगी। हाँ। ठीक है, तो बुक आएगी ना, तो पढ़ने के लिए सही रहेगा। वो करा लो, तुम करा लो, तुम्हारी बुक आ जाएगी 2 दिन में, ठीक है। तुम खुद पढ़ोगे ना इसको। मिलेगा दोस्तों। 15 अक्टूबर। हो गया। तो जल्दी करो ना, तुमको इतना टाइम तो इसी में लगा दिया तुमने। कम से। अच्छा, जिसने जो सोचा था उसको वही मिला है क्या? तुमने क्या सोचा था? एसबीआई से फिर अपना क्या सब्जी। नेक्स्ट वीक से ना तुम्हारे एसबीआई की क्लास शुरू होगी, ठीक है, मेरी वाली। नहीं नहीं, फिर डायरेक्टर नहीं होगा ना। अरे कहाँ डायरेक्टर है? डायरेक्टर नहीं कराऊंगा फिर। शेयर कैपिटल के बाद कराऊंगा। क्योंकि फिर दिसंबर में एग्जाम दे देने नालायक। तो उसका सिलेबस तो कराना पड़ेगा। क्या काम दिल होगा। मिल जाएगा मिल जाएगा। स्कैनर। क्यों? तो बोल दो भाई, मैं नेक्स्ट स्लॉट नहीं मंगवाऊंगा। नहीं नहीं, बुक से तो काफी पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई तो जल्दी करो। वैभव देखो लिख के बैठ चुका है सारा।
लिखा? क्या? ऐसा नहीं है। किसने बोला? क्या पढ़ा था? अच्छा। एक बार क्लास हो गई तो पता लगेगा। तो ठीक है, फिर मैं पढ़ाता नहीं हूँ। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा। मैम तो पढ़ाई देंगे तुम्हें। ग्रेटेस्ट मैम। एसबीआई में कौन फेल होता है यार? उसका सिलेबस बहुत कम है वैसे। वैभव टॉपर था। हालांकि क्वेश्चन कैसे दिए थे मैम ने यार वो? ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आता है एग्जाम। हाँ, वो होता ही है कि हाँ, पूरा केस स्टडी बेस है। इस संडे को पता लगेगा टेस्ट क्या होता है। अभी मैं देखता हूँ कितने क्वेश्चन कर पाते हो तुम। ठीक है। इसमें से इसमें से आएगा तो फायदा होगा ना। तुम लोग क्रैकर ले लेना, क्रैकर का तो पड़ा है मेरे पास। तुम्हें तो दूंगा। हो गया। शिवानी नालायक। ठीक है। अब देखो उधर, सुनिएगा ध्यान से। तो बेसिकली हमने एक सिचुएशन डिस्कस किया बेटा, जहाँ पे अलॉटमेंट तभी होगा जब दो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। पहला, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाए, और दूसरा, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाती है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन क्या लिखा बेटा? द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन ऑन एवरी सिक्योरिटी शेल नॉट बी लेस देन कितना? 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, या फिर सच अदर परसेंटेज और अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेबी बोर्ड बाय मेकिंग रेगुलेशन इन दिस बिहाफ। तो सेबी ने कितना स्पेसिफाई किया बच्चे? 25%। कितना स्पेसिफाई किया है? 25%। गेटिंग माई पॉइंट? बोलो। हाँ जी। अब जब अलॉटमेंट हुआ है। हाँ जी। नहीं। फॉर्म PAS 3। क्या लिखा बेटा फॉर्म? कहते हैं वेन एवर कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल मेक्स एनी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, इट शेल फाइल किसको बेटा? रजिस्ट्रार को। क्या? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद इन देयर आफ्टर द फॉर्म PS 3 अलॉन्ग विद द फीस, जो भी स्पेसिफाई किया गया है। सुनिए दोस्तों, मान लो आपने अलॉटमेंट कर दिया। आपने क्या कर दिया बेटा? अलॉटमेंट कर दिया, मतलब कंपनी मेक्स अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट करने के बाद ना, कंपनी रिस्पॉन्सिबल है इन्फॉर्म करने को। कंपनी बेटा इसकी इंटीमेशन प्रोवाइड करेगी। इंटीमेशन ऑफ अलॉटमेंट क्या करेगी बेटा? इंटीमेशन ऑफ अलॉटमेंट टू किसको? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। ठीक है। अच्छा, जब रजिस्ट्रार को हम इंटीमेशन कर रहे हैं बेटा, तो इंटीमेशन का कोई स्पेसिफाइड फॉर्म होगा। हाँ जी, तो फॉर्म क्या है? PAS 3, दैट इज पास 3 बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? पास 3। अच्छा, इसको कितने ड्यूरेशन में करना है? विद इन 30 days। कितने दिन के अंदर बेटा? फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, मतलब जिस दिन आपने अलॉटमेंट किया, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर। कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर
हमने क्या कर देनी है बेटा, इंटीमेशन दे देनी किसको, आरओसी को, ठीक है। बोलो भैया। हाँ, तो आरओसी को इंटीमेशन आप दे दोगे, अच्छा बोलो, ठीक है। इंटीमेशन दे दो किसको, आरओसी को, राइट। सो दिस इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं इसको, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया कि नहीं आया? हेलो। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, along with the form, क्या बेटा, PS3 क्या लिखा हुआ है, सर्टिफाइड लिस्ट ऑफ अलॉटीज स्टेटिंग देयर नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन इफ एनी, नंबर ऑफ सिक्योरिटी कितने अलॉट करे हैं ईच अलॉटीज को, एंड शैल बी अटैच्ड। एक लिस्ट बनाओगे, क्या बनाओगे, जिसमें जो डिटेल है, अलॉटमेंट जिन लोगों को करा, आपने बोला अलॉटीज क्या होते हैं, तो उनकी लिस्ट बना के आप उसमें अटैच करो बेटा। लिस्ट शैल बी सर्टिफाइड बाय सिग्नेटरी, मतलब किस, कौन सर्टिफाई करेगा बेटा इसको, सिग्नेटरी ऑफ PS3, कंप्लीटेड एंड करेक्ट एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। ठीक है, सुनना है, बोलो यार। हाँ जी, तो इसके साथ आप क्या करोगे, अटैच करोगे क्या, अटैच लिस्ट ऑफ अलॉटीज, ठीक है। तो अलॉटीज की लिस्ट को हम क्या करेंगे बेटा, इसमें अटैच करेंगे, उनका नाम, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन होगी। समझ आया? बोलो बेटा। हाँ जी, लिखो उसको। चलिए, आपके पास 60 सेकेंड्स है इसको लिखने के लिए, 40 सेकेंड लेफ्ट। मेरी घड़ी ऐसे चलती है भाई। 30 सेकेंड लेफ्ट। 20 सेकेंड्स। 10 सेकेंड। 9, 8, 7, 6, 5, 1। थैंक यू। तो आप देख रहे हो, देखो इधर। फर्दर, इन केस ऑफ सिक्योरिटी, क्या लिखा बेटा, नॉट बीइंग बोनस इशू, क्या नहीं होना चाहिए, allotted as a fully paid up और partly paid up for consideration other than cash। मतलब आपने अलॉटमेंट किया है, चाहे पूरा चाहे आधा, किसके बदले, कैश के अलावा किसी और कंसिडरेशन के लिए। कहते हैं कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए, pursuant to which security have been allotted together with any contract of sale, if relating to property or an assets or a contract of service of consideration shall be attached with the पास 3। अच्छा सुनो, कैश मिल गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अलग से अटैचमेंट आपको लगानी पड़ेगी, किस चीज के बेटा, कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो अपने एसेट्स लिया हो या कोई सर्विस ली हो, एक्सेट्रा, ठीक है। और उसके बदले आपने क्या करा है बेटा, अलॉटमेंट करा है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को भी आप क्या करोगे, अटैच करोगे। और एक कॉन्ट्रैक्ट ड्यूली क्या होना चाहिए बेटा, स्टैम्प्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और एक किस केस में, इन केस अलॉटमेंट अदर देन कैश, मतलब अलॉटमेंट बेटा कैश के अलावा होगा, उसको हम क्या करेंगे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट अटैच करेंगे। इसको लिखना मैं एक मिनट, देखो।
बैठे क्या? चलिए बातें बंद करो भाई। मैंने कहा बातें बंद करो। अब आगे देखो। ये समझ में आ गया आपको? पक्का? आगे देखो। कहते हैं व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिड्यूस इन राइटिंग। अच्छा सुनो। समटाइम क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट जो है ना राइटिंग में नहीं होता, वर्बली होता है। क्या अलाउड है वर्बली कॉन्ट्रैक्ट? बिल्कुल अलाउड है जी। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर ओरल एंड रिटन दोनों कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बोला गया है। बोला गया है कि नहीं बोला गया है? हाँ। भाई रिटर्न है तो मैं उसकी कॉपी लगा दूंगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न नहीं है तो जो कह रहे हैं, when a contract is not reduced in writing, the company shall furnish along with the pass थ्री। मतलब अगर राइटिंग में नहीं है कॉन्ट्रैक्ट तो उसके साथ बेटा पास थ्री के साथ आप कंप्लीट पर्टिकुलर्स दोगे किसके? कॉन्ट्रैक्ट के, और स्टैम्प करोगे उसको इन अ सेम स्टैम्प पेपर एज वुड हैव बीन पेबल इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड रिड्यूस टू राइटिंग, और दोस पर्टिकुलर्स शैल बी डीम्ड टू बी इंस्ट्रूमेंट्स विद इन विच मीनिंग ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। सिचुएशन क्या देखो। भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रखा है, ठीक है? आप एक काम करो, एक पेपर में ना सारे पर्टिकुलर्स लिख दो। क्या लिख दो? पर्टिकुलर्स, क्या वैल्यू है, क्या प्रॉपर्टी है, उसका इंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग, राइट? और उसके साथ आप अटैच कर दोगे, मतलब उसको स्टैम्प कर दोगे। उस मैनर में अगर कॉन्ट्रैक्ट होता, कॉन्ट्रैक्ट को जैसे स्टैम्प करते तो वैसे स्टैम्प पेपर इसमें भी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है? एंड रजिस्ट्रार में एज अ कंडीशन फाइलिंग ऑफ पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू द स्टैम्प पेबल ऑन द देयर adjudicated as per section 31 of Indian Stamp Act. Right. Further, report of the registered valuer is respect of valuation of the consideration shall be attached along with the contract of sale if relating to the property or assets of contract of the sales as the case may be। ठीक है? तो मतलब आपको एक पर्टिकुलर अटैच करना है, और उसके साथ बेटा क्या करना है? उसके साथ बेटा आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर का वैल्यूएशन रिपोर्ट भी क्या करनी है? अटैच करनी है, जो उस प्रॉपर्टी की बताओ ना। जैसे मान लो आपने बोला प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है, भाई आपको कैसे पता लगा आप कौन है? तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से क्या करेंगे बेटा? वैल्यूएशन निकालेंगे, और उसके वैल्यूएशन के बेसिस पे क्या करेंगे? हाँ, एक रिपोर्ट को अटैच करेंगे किसके साथ? इस पर्टिकुलर पेपर के साथ, और उसको अटैच कर देंगे पास थ्री के फॉर्मेट में। आगे राइटिंग में पढ़े। बोलो भैया। अगर कॉन्ट्रैक्ट किसमें नहीं है बेटा? इफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन राइटिंग। कॉन्ट्रैक्ट किसमें नहीं है बेटा? राइटिंग में नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो भैया जो कंपनी है ना, जब वो पास थ्री फाइल करेगी, क्या फाइल करेगी? किसको? आरओसी को, ठीक है? तो भैया आप क्या करेंगे, इस पास थ्री के साथ अटैच करेंगे क्या? पार्टिकुलर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ है वर्बली सही, ठीक है? उसके पार्टिकुलर्स को अटैच करेंगे, प्लस एक रजिस्टर्ड वेल्वर की रिपोर्ट को भी इसमें क्या करेंगे बेटा? रजिस्टर्ड जो वेल्वर है उसकी रिपोर्ट को भी अटैच करेंगे। क्या करेंगे? और तभी तो आपको पता लगेगा ना भैया कितनी वैल्यू है इसकी। अटैच करेंगे ताकि आपको क्या पता लगे? वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी आपने लिया हुआ है बेटा, ठीक है? तो इसको अटैच करोगे किसके साथ? पास तरीके के साथ। और फिर आरओसी बेटा देखेगा क्या डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट है क्या वो स्टैम्प्ड है कि नहीं है एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट। ये तुम्हारे सिलेबस से डिलीट हो गया ना? 1899 से 1899। हाँ ठीक है, तो इससे स्टैम्प है कि नहीं है, इस चीज को आप क्या करेंगे बेटा? देखेंगे। उसके बाद जो भी सिचुएशन रहेगा आरओसी उसको रजिस्टर्ड कर देगा आपके पास। देखो समझे? लिखो। इंडियन स्टैम्प एक्ट।
हो गया? बोलो। देखा बेटा? हाँ जी। चलिए, अब इधर आइए ध्यान से। कहता सर, इन केस ऑफ बोनस इशू, कौन सा बेटा? कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास इन जनरल मीटिंग authorized to issue of such shares shall be attached with the pass free। अब यहाँ पे सुनना ध्यान से, बोनस इश्यू तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ना? तो उस केस में भैया आप कोई कंसिडरेशन तो ले नहीं रहे हो, है ना? तो वहां पे आप क्या करोगे, जो रेजोल्यूशन आपने पास किया था जनरल मीटिंग में बोनस इशू को ऑथराइज करने के लिए, उसकी कॉपी इसमें क्या कर देना, अटैच कर देना। समझ में आया? बाकी ये लिखा हुआ है अटैचमेंट, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो तीनों सिचुएशंस को, ठीक है? अब आता है सर एक रिफंड का केस। किसका केस आता है? तो रिफंड का मतलब क्या है, ध्यान सुनना। कहते हैं इन केस वेयर स्टेटेड मिनिमम अमाउंट हैज नॉट बीन, क्या बेटा, सब्सक्राइब और द पेबल ऑन एप्लीकेशन, मतलब जो मिनिमम अमाउंट आपके एप्लीकेशन में नहीं आया था, ठीक है, और दैट इज एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव नहीं हुआ था, उस केस में बेटा जो एप्लीकेशन में अमाउंट रिसीव हुआ है विद इन 30 दिन के अंदर अंदर बेटा, जिस दिन आपने इशू किया था प्रोस्पेक्टस या फिर सच अदर स्पेसिफाइड बाय द सेबी, अमाउंट रिसीव अबव शैल बी रिटर्न, मतलब जो पैसा आपने रिसीव करा वो सारा आपको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। द एप्लीकेशन मनी शैल बी रीपेड विद इन अ पीरियड ऑफ कितना बेटा, 15 दिन फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू, एंड इफ एनी सच मनी इज नॉट रीपेड, अगर पे नहीं किया है, द डायरेक्टर ऑफ कंपनी वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है shall jointly and severally liable for repay the money with respect to interest of कितना बेटा, 15%। अगर आपने वापस नहीं किया पैसा, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, जो भी पैसा आपको रिसीव हुआ था वो सारा का सारा वापस करना पड़ेगा। क्या है देखो था, रिफंड ऑफ मनी। क्या बेटा? रिफंड ऑफ मनी। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मान लो कंपनी, कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन, क्या बेटा, एंड एप्लीकेशन मनी पूरा रिसीड नहीं हुआ, जितना रिक्वायर्ड था उतना रिसीड नहीं हुआ, नॉट रिसीड एज रिक्वायर्ड, मतलब जितने की हमें जरूरत थी वो हमें रिसीड नहीं हुआ है। बोलो बेटा। हाँ जी। तो जितने की हमें जरूरत थी वो पैसा रिसीड नहीं हुआ है, राइट? कितने दिन के अंदर बेटा? विद इन 30 डेज। कितने दिन के अंदर बेटा? फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया था वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा क्या नहीं मिला, पूरा क्या नहीं मिला, बट कुछ मिला होगा। तो जो पैसा आपने रिसीव किया है, एनी सच मनी रिसीव्ड, जो भी पैसा आपको मिला है, रिसीव हुआ है, उस पैसे को आपको क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। रीपे टू द, किसको बेटा, जो भी सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने भी पैसा दिया था उन सबको क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर बेटा? विद इन 15 डेज। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। अच्छा, नहीं कर पाए तो? इफ नॉट देन पे, देन रिफंड या रीपे करोगे along with इंटरेस्ट, along with इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना, 15% पर एनम के हिसाब से आपको रिफंड करना पड़ेगा। क्या बेटा? जो भी पैसा आपने रिसीव किया होगा। समझ आया? लिखो जल्दी से, लिखो फटाफट से।
हो गया? समझ आ रहा है अलॉटमेंट? अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? हाँ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया बेटा? अलॉटमेंट कब कर सकते हैं बेटा हम? जब हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन और एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाए। कितने दिन के अंदर रिसीव हो जाना चाहिए? 30 दिन के अंदर रिसीव हो जाना चाहिए। हाँ। 30 दिन के अंदर रिसीव नहीं हुआ, अलॉटमेंट तो नहीं करोगे। उल्टा जो पैसा रिसीव हुआ है कुछ एप्लीकेशन मनी में, वो वापस करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर। अंदर अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया तो फिर उसके बाद रीपे होगा अलोंग विद इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है? 15% पर एनम के हिसाब से। डन। भैया चलिए अब ये बुक पे फटाफट से। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, चार्ट फॉर्म एक बार देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है? अगर आपने डिफॉल्ट किया, अगर आपने क्या किया कुछ। हेलो। हेलो। हाँ जी।
अब देखो जरा, कह रहे जी पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, क्या लिखा बेटा, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट एज पर सेक्शन 39 सबसेक्शन 5। कहते हैं इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट, अगर आप कोई डिफॉल्ट करते हैं, द कंपनी और उसके ऑफिसर, ऑफिसर कौन बेटा, जो डिफॉल्ट में शामिल है, ठीक है, शेल बी लाइबल टू द पेनल्टी फॉर ईच डिफॉल्ट, किसके लिए बेटा, हर एक डिफॉल्ट के लिए सेपरेट पेनल्टी लगी है बेटा, आपको कितना, 1,000 रुपए पर डे के हिसाब से, ड्यूरिंग द सच डिफॉल्ट कंटिन्यू है, या फिर 1 लाख रुपए जो भी लेस अमाउंट होगा, ये आपको पेनल्टी लगेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बोलो बच्चों। या अब यहाँ पे ना कुछ केस लॉज है बेटा, क्या है, केस लॉज है रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, किसको लेगा बेटा, अच्छा देखिए, एक केस हुआ था, नाम था क्या है बेटा, श्री गोपाल जलन एंड कंपनी वर्सेस कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, क्या था बेटा इस सिचुएशन में, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एक्सचेंज वाज नॉट लायबल टू फाइल एनी रिटर्न टू फॉरफिटर शेयर्स अंडर सेक्शन 75 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, जो कि आज का करस्पॉन्डिंग सेक्शन क्या है बेटा, 39, ठीक है, कहते हैं द कंपनीज एक्ट व्हेन सेम वर रीइश्यूड, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट व्हेन अ शेयर इज फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड देयर इज नो अलॉटमेंट, कुछ याद आ रहा है, स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था हमने, क्या डिस्कशन हुआ था बेटा, कि शेयर्स अलॉटमेंट क्या है, एग्जिस्टेंस में जब पहली बार शेयर आएगा तो उसी को क्या बोलेंगे हम, अलॉटमेंट बोलेंगे, ठीक है, बट अगर रीइश्यू हो रहा है तो उसको जब अलॉटमेंट नहीं है तो रिटर्न भी फाइल नहीं होगा, तो ये जो मैंने स्टार्टिंग में हमने डिस्कशन किया था बेटा, वो इस केस लॉ के जजमेंट में भी लिखा हुआ है, समझ में आया, बोलो। हाँ तो आगे इसको एक बार रीड कर लेना, अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अलॉट स्टेट वर्सेस आरबी सेठ हीरालाल कल्याणमल, राइट, कसलीवाल, ठीक है, दिस इज द केस, कहते हैं सर, इन एडवोकेसी ऑफ कंसिडरेशन द शेयर विल बी ट्रीटेड नॉन नॉट फुली पेड अप एंड द शेयर होल्डर विल लाइबल टू पे फॉर देम इन फुल अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट इज आउटलाइन, मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपने प्रॉपर कंसिडरेशन नहीं दिया है तो उसको हम क्या मानेंगे, राइट, फुली पेड अप शेयर्स नहीं मानेंगे, तो जब तक फुली पेड अप नहीं होगा आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगी पूरी, तो भैया आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपको शेयर्स भी प्रॉपर मिल पाएगा, ठीक है, अगला, अगला केस क्या है बेटा, हार्मनी एंड मॉन्टेज टिन एंड कूपर माइनिंग कंपनी, पर्टिकुलर सिंगल क्या है, स्पार्गो केसेस है, ठीक है, कहते हैं एनी पेमेंट विच इज प्रेजेंटली एनफोर्सेबल अगेंस्ट द कंपनी सच कंसिडरेशन पेबल फॉर क्या बेटा, प्रॉपर्टी परचेज, राइट, विल बी कॉन्स्टिट्यूट पेमेंट इन कैश, मतलब क्या कह रहे हैं बेटा ये, कि एनी पेमेंट विच इज प्रेजेंटली एनफोर्सेबल अगेंस्ट द कंपनी सच, जैसे कंसिडरेशन पेबल फॉर प्रॉपर्टी परचेज, मतलब जो प्रॉपर्टी परचेज के लिए आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो ना, उसको हम क्या मानेंगे बेटा, कैश पेमेंट मानेंगे, क्या मानेंगे, कैश पेमेंट मानेंगे, ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ है इन केस ऑफ चौकलिंगम वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अगेंस्ट प्रोमिसरी नोट शैल नॉट बी वैलिड, मतलब अगर आपने प्रोमिसरी नोट दिया है और उसके बदले अलॉटमेंट करोगे तो फिर वो वैलिड नहीं, समझ में आए, ये कुछ बेसिक केस लॉज हैं, इनके ऊपर एक बार आप लोग नोट बना लीजिएगा शॉर्ट नोट। अब आइए इस पे ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, जनरल प्रिंसिपल रिगार्डिंग अलॉटमेंट, अब भैया अलॉटमेंट को लेके ना अभी तक आपने कुछ लीगल कॉन्सेप्ट पढ़े, कुछ जनरल रूल्स भी हैं यहाँ क्या बेटा, कुछ सिंपल है, 2 मिनट ध्यान से देखें, अलॉटमेंट क्या है बता चुका हूँ ऑलरेडी, बस रीड करना है इसको, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एक्ट क्या बेटा, क्या बेटा, एप्रोप्रिएशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब ये काम कौन करेगा, company out of previously unappropriated capital of the company certain number of shares to a person who made application for the shares, मतलब जो शेयर्स पहले से अनइश्यूड है, क्या है, अनइश्यूड है, वो हमने इश्यू करे हैं किसको, पब्लिक को या किसी भी पर्सन को, और उसके बदले बेटा हम क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर केस था कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज वाला, कहते हैं इट इज एन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स दैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब शेयर जब पहली बार किसमें आता है बेटा, एग्जिस्टेंस में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट, अगेन बता चुका हूं ऑलरेडी। अब कुछ कंडीशन है देखो, कहते हैं फॉलोइंग जनरल प्रिंसिपल शुड बी ऑब्जर्व्ड विद रिगार्ड टू अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी के अलॉटमेंट के लिए कुछ यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, कहते हैं द अलॉटमेंट शुड बी मेड बाय प्रॉपर अथॉरिटी, मतलब अलॉटमेंट कौन करेगा बेटा, प्रॉपर अथॉरिटी से होनी चाहिए, कहते हैं द प्रॉपर अथॉरिटी में भी क्या बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी या फिर कमेटी जो ऑथराइज करी गई है बेटा शेयर अलॉट करने के लिए, प्रॉपर अथॉरिटी कौन हो सकता है बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कौन हो सकता है बेटा, बोर्ड ऑफ, या फिर वो कमेटी जिसको हमने स्पेसिफिकली ऑथराइज करा है क्या करने के लिए बेटा, सिक्योरिटीज को अलॉट करने के लिए, ठीक है, मैंने कहा था ना कंपनी कुछ कमिटीज कंस्टिट्यूट करती है बेटा,
इन सब कामों के लिए, ठीक है। कहते हैं सर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मस्ट बी मेड विद इन रीजनेबल टाइम एज पर सेक्शन 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एन ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड विद इन द रीजनेबल टाइम। इसी पर्टिकुलर रेफरेंस के हैं। भाई मैंने आपको कहा था ना, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया है, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर, क्या है वो। और सामने वाला पर्सन हमें क्या कर रहा है, ऑफर दे रहा है कि बोला भैया मुझे इतने शेयर्स चाहिए, ही इज गिविंग ऑफर। अब मुझे क्या करना है, एक्सेप्ट कब करूं, रीजनेबल टाइम में। ये तो पढ़ा था अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कि रीजनेबल टाइम में ऑफर आपका एक्सेप्ट हो जाना, फिर मतलब अलॉटमेंट एक्सेप्टेंस है बेटा, क्या है, एक्सेप्टेंस है। और जो आपने सामने वाले ऑफर दिया है दैट इज कॉल्ड, इधर देखो ध्यान से, मैं तो थोड़ा समझा दूं उसको क्या सिचुएशन क्या है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, याद है ना। इस लाइन का कॉन्सेप्ट देखो। भाई कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इशू किया। क्या इशू किया, प्रोस्पेक्टस इशू किया पब्लिक को। किसको बेटा, ठीक है। तो जो प्रोस्पेक्टस इशू किया है, हम आपको सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं या फिर ऑफर, सॉरी आपको ऑफर दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं ऑफर करने के लिए। इट जस्ट एन इनविटेशन है, ये क्या है बेटा, इनविटेशन टू एन ऑफर। यानी कि एक ऑफर के लिए आपको क्या दे रहा है बेटा, इनविटेशन दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, अच्छा दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो, क्या बेटा है, फर्स्ट सिनेरियो। अच्छा पब्लिक के पास बेटा इनविटेशन आ गया, मर्जी है अप्लाई करो या फिर, यानी कि दे अप्लाइंग, यानी कि ये सबसे पहले क्या फाइल कर रहे हैं बेटा, एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं और एप्लीकेशन अमाउंट पे कर रहे हैं। बोलो बच्चे, दैट मीन सर आप क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो किसके लिए, फॉर शेयर्स के लिए। किसके लिए बेटा, अप्लाई कर रहे हो किसके लिए, शेयर्स के लिए। अच्छा जब आप अप्लाई कर रहे हो ना, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, ऑफर दे रहे हो कि भैया मुझे फलाने फलाने शेयर्स चाहिए, राइट। दिस इज द सेकंड क्राइटेरिया। ये कौन सा क्राइटेरिया बेटा, सेकंड क्राइटेरिया, ध्यान सुना प्लीज। अब कंपनी ने जैसे ही आपका एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव किया, तो कंपनी अब आपको क्या कर रही है, अलॉटमेंट कर रही है। क्या कर रही है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर रही है या सिक्योरिटीज वट एवर इज इट, ठीक है। तो सर जो ये अलॉटमेंट हो रहा है, वो एक तरीके से क्या है बेटा, एक्सेप्टेंस है। क्या है, एक्सेप्टेंस है। मतलब शेयर्स की क्या बेटा, ये एक्सेप्टेंस है। और जब शेयर्स को एक्सेप्ट कर लोगे, तो ये कह रहा है भैया ये ना कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमेशा एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए, एक रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस हो जानी चाहिए। वही कह रहा है कि अलॉटमेंट जब भी आप करोगे, तो क्या करोगे बेटा, रीजनेबल टाइम के अंदर अलॉटमेंट हो जानी चाहिए, अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए। अच्छा सुनो, एक मिनट। अगर आपको याद होगा एक्सेप्टेंस का रूल, तो एक रूल क्या कहता था कि एक्सेप्टेंस हमेशा अनकंडीशनल होनी चाहिए। सपोज मैं कंपनी हूं, मैंने आपको प्रोस्पेक्टस दिया और आपने मुझे ऑफर दिया कि मुझे हजार हजार शेयर चाहिए सबने, एवरी पर्सन कोटेड कितने। अब ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया मेरे पास, क्या आ गया है? मतलब सब्सक्रिप्शन क्या हो गया बेटा हमारे पास, ओवर हो गया है। एक सेकंड, भाई बड़ा दुखी कर दिया हमारे को। ठीक है, देखो तो ध्यान से, क्या बोला मैंने, है ना। अब भाई मैं सबको तो उनके ऑफर के हिसाब से शेयर नहीं दे सकता ना। तो वहां पर एक टर्म्स एंड कंडीशन आती थी, प्रोराटा अलॉटमेंट। पढ़ा हुआ आपने, प्रोराटा, क्या होता है बेटा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक तेरे से पूछा मैंने बेवकूफ। हाँ भाई, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोराटा अलॉटमेंट एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस प्रोराटा। अच्छा पूरे 12th क्लास हमने प्रोराटा पढ़ा, किस किस को पता है इसके फुल फॉर्म। हाँ जी बताइए। यस, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, यानी कि आप क्या कर रहे हो, रेशियो में अलॉटमेंट कर रहे हो। डोंट यू थिंक यू आर मेकिंग कंडीशंस ओवर देयर। क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, भाई तुमने ऑफर दिया, हमेशा कंडीशन कौन लगा सकता है, ऑफर। बट यहाँ तो ऑफर ही कंडीशन लगा रहा है ना। तो दिस एन एक्सेप्शन ऑफ एक्सेप्टेंस के रूल का एक्सेप्शन है कि यहाँ पे प्रोराटा अलॉटमेंट हो रही है। और दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ क्या बेटा, रूल ऑफ एक्सेप्टेंस। वहां पे लिखा था ना, एक्सेप्टेंस मस्ट बी, क्या था वो, अनकंडीशनल, हाँ, या अनक्वालिफाइड होनी चाहिए ना। मतलब बट यहाँ तो कंडीशन लग रही है सर, या दिस इज एन एक्सेप्शन, जहां पर कंपनी प्रोराटा अलॉटमेंट के बेसिस पे एक्सेप्टेंस में क्या लगा रही है, कंडीशन लगा रही है।
यानी कि जिसने 1000 शेयर का अप्लाई किया था हम उसको सिर्फ 800 दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पूरे शेयर्स है ही नहीं देने के लिए। राइट, 1 लाख शेयर इशू किए थे। सपोज 1,20,000 शेयर्स का हमारे पास क्या आ गया, सब्सक्रिप्शन आ गया। भाई 20,000 शेयर्स थोड़ी दे पाएंगे, हमारे पास है ही नहीं उतने। तो अब आप क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करेंगे। क्या करेंगे, इनफैक्ट आप जो बचपन से प्रो राटा अलॉटमेंट पढ़ के आए हो वो भी गलत है। ठीक है, बट अभी उतना नहीं जाएंगे। ये लिख लो। है ही नहीं अभी तक, कब जाओगे। पढ़ लिया। बेटा डर तो लगेगा परसों। हेलो नहीं, बिलो, रिवर्स टू। पता नहीं यार, ऊपर होगा शायद, देख लो तो। हो गया बेटा। क्या करके आई है। डन। पक्का झूठे बर्तन छोड़ के आई होगी। चलिए अब इधर देखिए ध्यान से प्लीज। दिस इज योर प्रॉब्लम। हम कहते हैं व्हाट इज रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट ऑफ ईच केसेस। ठीक है, ये हर अलग अलग केसेस में अलग अलग रीजनेबल टाइम होता है। एन एप्लीकेंट में रिफ्यूज टू टेक सिक्योरिटीज इफ अलॉटमेंट इज मेड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अगर आपने कुछ ज्यादा समय ले लिया बेटा, उस केस में अलॉटमेंट सामने वाला क्या कर सकता है बेटा, रिफ्यूज कर सकता है एक्सेप्ट करने में। ठीक है, एज पर सेक्शन 56 विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट केस ऑफ, सॉरी, सेक्शन 56 पढ़ा था, याद है आपको। कहता है सेक्शन 56 कह रहा है विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एनी शेयर्स। कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। अच्छा, तो शेयर सर्टिफिकेट वाला था ना यार, ये कुछ गलत, इसको ना काट देना भाई। 2 महीने के अंदर क्या इशू हो जाना चाहिए, शेयर सर्टिफिकेट। हाँ, अगर अलॉटमेंट का केस है, याद है ना, भूल गए। शेयर सर्टिफिकेट पढ़ा था। शेयर सर्टिफिकेट में क्या पढ़ा था हमने, कितने टाइम के अंदर इशू हो जाना चाहिए, तो विद इन कितना, 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए प्लीज, आगे देखिए थे। द अलॉटमेंट शुड बी क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल। ठीक है, सिक्योरिटी मस्ट बी अलॉटेड ऑन द सेम टर्म्स ऑन विच दे वर अप्लाइड फॉर एनी दे हैज स्टेटेड इन द एप्लीकेशन सिक्योरिटी। मतलब जितना अप्लाई किया गया है उसी बेसिस पे आपको अलॉटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पता ना एक्सेप्टेंस हमेशा क्या होती है,
अनकंडीशनल होती है, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन, देखो लगा देना, सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन इज ऑल्सो नॉट वैलिड। सिमिलरली इफ द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज अलॉटेड लेस those applied for, it cannot be termed absolute allotment, मतलब फिर वो absolute allotment नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा बेटा, प्रो डाटा allotment हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, प्रो डाटा allotment। अच्छा, allotment को कम्युनिकेट करोगे, सामने वाले को बताओगे ना आप allotment कर रहे हैं, एक लेटर वगैरह भेजोगे उसको, तो वही कर रहे हैं। As mentioned earlier, posting a letter of allotment, an allotment advisability, valid communication will later on the loss in transit, ठीक है। मतलब आपको जनरली क्या करना है, अलॉटमेंट की कम्युनिकेशन करनी है। कहते हैं अलॉटमेंट अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली, मतलब अगर सामने वाले ने एप्लीकेशन फाइल करी है तभी आप क्या करोगे, अलॉटमेंट। भाई जिसने एप्लीकेशन नहीं दिया उसको अलॉटमेंट थोड़ी करोगे, ठीक है। सेक्शन 2+56 या हम आगे चल के सॉरी 55 आगे चल के पढ़ेंगे। अलॉटमेंट शुड नॉट बी क्या बेटा, कॉन्ट्रावेंशन विद एनी अदर लॉ if security allotted on application of minor the allotment is void, मतलब किसी और लॉ को वायलेट करके अलॉटमेंट नहीं कर। क्या माइनर को हम शेयर इशू कर सकते हैं, नहीं कर सकते सर, ठीक है। बट हाँ अगर फुली बेटा शेयर जरूर इशू कर सकते हैं बेटा, बेनिफिशियरी ऑनर के तौर पे, ठीक है। बट जनरली हम माइनर को शेयर क्या नहीं कर सकते बेटा, इशू नहीं कर सकते। समझ में आया। तो कुछ केस लॉज है बेटा, इसको आपको सेल्फ रीड करना है, कुछ नहीं है, बेसिक्स है। मैंने सब कुछ बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। जैसे देखो, एन अलॉटमेंट में भी वैलिड होना चाहिए even if some defect was there in the appointment of the director, but which was subsequently discovered। देखो, डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में कुछ गड़बड़ हो रखी थी, बट हमने भैया उसी डायरेक्टर ने जिसके अपॉइंटमेंट में गड़बड़ हो रखी है उसने शेयर्स अलॉट करवा रखे हैं। क्या करवा रखे हैं, अलॉट। बाद में पता लगा इसकी अपॉइंटमेंट तो गड़बड़ हो रखी है, तो इसका आंसर नहीं, अलॉटमेंट में दिक्कत हो जाएगी, अलॉटमेंट वैलिड रहेगा। क्या रहेगा बेटा, अलॉटमेंट वैलिड रहेगा। बाद में जो भी डायरेक्टर को अपने डिफेक्ट है उस डिफेक्ट को सही कर लो, ठीक है। बोलो, ये केस है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्गन। कहता है एन अलॉटमेंट बाय बोर्ड इज रेगुलरली कंसीडर्ड मे बी सब्सिक्वेंट रेटिफाइड बाय द रेगुलर बोर्ड। मतलब अगर एक रेगुलर बोर्ड मीटिंग नहीं हुई है, हाँ इरेगुलर बोर्ड मीटिंग से क्या कर दिया आपने, अलॉटमेंट कर दिया है, तो बाद में इसको रेटिफाई किया जा सकता है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो इस पर एक एक बार डिस्कस कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज इट, अलॉटमेंट यहाँ पे क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब देखो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन अब हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज इशू ऑफ सिक्योरिटीज। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ाऊंगा, बट आज नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।